नमस्कार। इससे पूर्व मैंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के बारे में एक संक्षिप्त भूमिका आप लोगों के साथ साझा की थी। आज हम शुरू करेंगे मैल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के साथ। 18वीं शताब्दी के मध्य से जनसंख्या से जुड़े सभी लेख में इस बात का कहीं ना कहीं उल्लेख होता था कि जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। इसी बिंदु को मैल्थस द्वारा बाद में विस्तृत किया गया, जिसे मैल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा। धीरे धीरे पहले के यह आशावादी दृष्टिकोण कि एक बृहद जनसंख्या आकार तथा बढ़ती आबादी ताकत और धन के स्रोत है, बदल के इस दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गया कि जीवनाधार की अपेक्षा एक बड़ी आकार की जनसंख्या वांछनीय नहीं था। इसलिए निम्न आय वर्गों में पाए जाने वाले अधिक प्रजनन दर और उसके द्वारा सामाजिक परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बुद्धिजीवियों या विद्वानों ने अपना अपना मंथन करना शुरू कर दिया। मैल्थस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को पहले से ही कई विद्वानों ने अनुमानित कर लिए थे। इस संदर्भ में बोटेरो को मैल्थस के अग्रवर्ती माना जा सकता है। 1677 में मैथ्यू हेल ने इस बात का उल्लेख किया कि मानव जाति ज्यामितीय प्रगति में वृद्धि करने तथा 34 साल या उससे भी कम समय में अपनी संख्या को दोगुनी करने की क्षमता रखती है। उन्होंने मानव संख्या को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक नियंत्रण उपायों का भी उल्लेख किया, जो बाद में हम मैल्थस के सिद्धांत में इसका उल्लेख हमें मिलता है, जहां मैल्थस ने पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक्स या अवरोध के बारे में बताए। वो हम बाद में उसका व्याख्या मैं बाद में करूंगी। मैल्थस के जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत था, उसका मूल उद्देश्य कॉन्डोर्से और गॉडविन द्वारा दिए गए एक काल्पनिक आदर्शवादी उक्तियों को खंडन करना था। तो इससे पहले कि हम मैल्थस के सिद्धांत के बारे में जाने, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ कॉन्डोर्से और गॉडविन का क्या सिद्धांत था, उन्होंने कैसे एक आदर्शवादी समाज की परिकल्पना की थी, आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसको साझा करना चाहती हूँ। हालांकि ये आप के कोर्स में नहीं है या वैसे मैल्थस के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है, पर मैल्थस के सिद्धांत को अच्छे से जानने के लिए थोड़ा सा उसके पृष्ठभूमि को जानना भी आवश्यक है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है कि मैल्थस के जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, उसका मूल उद्देश्य कॉन्डोर्से और गॉडविन को खंडन करना था, तो कैसे उन्होंने एक यूटोपियन या जिसे हम एक आदर्शवादी समाज कह सकते हैं, उसकी परिकल्पना कॉन्डोर्से और गॉडविन ने किया था, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैरी जॉन एंटोनी कॉन्डोर्से वैसे एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी, गणितज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। और आश्चर्य की बात है कि उनके गैर मौजूदगी में ही, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी थे, तो उनके गैर मौजूदगी में ही उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने मानवीय सभ्यता के प्रगति के इतिहास पर एक ग्रंथ लिखा, जिसका शीर्षक था द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ये आप लोगों के वैसे कोर्स का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक ज्ञान को आप मान सकते, एक नॉलेज, छोटा सा नॉलेज
जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कॉन्डोर्सो ने एक ग्रंथ लिखा जिसका शीर्षक था द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स इमिनेंट कल्बिनेशन इन ह्यूमन परफेक्शन। क्योंकि उन्होंने एक आदर्शवादी समाज की परिकल्पना किए थे। उनका मानना था कि मानव समाज में पाए जाने वाले सभी असमानताएं, चाहे वह धन की हो, शिक्षा की हो, अवसर की हो, ये सभी असमानताएं जल्दी ही मिट जाएंगी। विभिन्न राष्ट्र और प्रजातियों के बीच आपसी दुश्मनी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सभी व्यक्ति एक ही भाषा बोलेंगे। पृथ्वी बिना किसी अवरोध के हमेशा हर चीज में भरपूर होगी। सभी बीमारियों पर नियंत्रण की जाएगी। और यदि मनुष्य अमर भी नहीं हुआ तो उनके जीवन काल की अवधि में कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी, जब तक चाहे मनुष्य जी सकते हैं। ये सवाल कि क्या कोई भी उत्पादन, चाहे वो कृषि उत्पादन हो, औद्योगिक उत्पादन हो, हमेशा मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे, इसके उत्तर पाना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये समस्या चिरस्थायी नहीं है। और समय के साथ साथ मानव जो अभी अकल्पित है, ऐसे नए प्रकार के, ऐसे नए नए ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो इस सवाल की क्या कोई भी उत्पादन मनुष्य के इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे, इसके जवाब पाना आवश्यक नहीं है। उन्होंने एक विवेकशील आदर्शवादी समाज की परिकल्पना की थी कॉन्डोर्सो ने, जैसे मैं बार बार कह रही हूं। और उनका मानना था कि आने वाले विवेकशील युग में मानव स्वतः ही पूरे समाज तथा मानवता के कल्याण, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति जो अभी तक जन्मे भी नहीं है, यानी कि जिसको आप भविष्य के प्रजन्म कह सकते हैं, उनके प्रति अपने दायित्व को समझने में सक्षम होंगे स्वतः ही, ताकि ये दुनिया बेकार और दुखी मनुष्य से रहित रहे। उस समय बिना जन्मे जनसंख्या के एक हिस्से की अकाल मृत्यु के अलावा भी, यानी उनका जन्म नियंत्रण के प्रति इशारा था, उसके अलावा भी जनसंख्या के लिए एक सीमा अनायासी और अपने आप ही निर्धारित की जा सकती है। उसी समय के आसपास 1793 में इंग्लैंड के विलियम गॉडविन ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। उनके पास भी एक आदर्श और आशावादी समाज की परिकल्पना थी, जहां प्रतिदिन केवल 30 मिनट का काम पूरी तरह से सभी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम था। कितना अच्छा होता अगर ऐसे सही में समाज का अस्तित्व वास्तव में होता तो। और इसके पीछे, यानी कि सिर्फ 30 मिनट के काम के जो प्रतिदिन के केवल 30 मिनट का काम पूरी तरह से सभी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम था, इसके पीछे मुख्य कारण था मानव सभ्यता के वैज्ञानिक विकास। और ये परिस्थिति अपने आप ही जनसंख्या को नियंत्रित रखेगी। उनका मानना था कि ऐसे समाज में कोई युद्ध नहीं होगा, कोई अपराध नहीं होगा, और इसलिए कोई न्याय व्यवस्था या प्रशासन भी नहीं होगा और कोई सरकार भी नहीं। इसके अलावा वहां ना तो बीमारी होगी, ना कोई पीड़ा, उदासी या आक्रोश। हर इंसान अवर्णनीय उत्सुकता से सभी की भलाई के लिए प्रयासरत रहेंगे। सच में कितना अच्छा होता अगर ऐसे समाज होते तो। पर क्या ये वास्तविकता है? इसीलिए इनके जो ये उक्तियां हैं, इनके जो ये परिकल्पनाएं हैं, इसको खंडन करने के लिए और वास्तविकता से जुड़ने के लिए मैल्थस ने अपनी जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। उसके बारे में विस्तार से मैं बाद में अपने बाकी वीडियोस में बात करूंगी। धन्यवाद।